हेलो फ्रेंड्स, SBI PO स्ट्रैटेजी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए आपको कहीं पहुँचना है और आपको उसका रास्ता ही नहीं पता है, तो आप तो भैया वहाँ पहुँचने से रहे, तो आपको रास्ता मालूम होना चाहिए कि किस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। उसी तरह SBI PO की जो मंजिल है उसे आप 3 स्टेज को पार करके पा सकते हैं। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर भैया ये 3 स्टेज हैं क्या जिसे पार करके हम SBI PO बन सकते हैं। तो SBI PO का जो 3 स्टेज है उसमें सबसे पहला स्टेज है प्री यानी कि प्रीलिम्स। ये जो स्टेज है, मेरा मानना है कि ये स्टेज एलिमिनेटरी नेचर का है। मैक्सिमम लोग जो है ना इसी स्टेज में बाहर निकाल दिए जाते हैं। SBI PO का जब फॉर्म आता है तो ऑलमोस्ट 20 लाख लोगों का इसके लिए अप्लाई करते हैं, पर इसकी जो वैकेंसी होती है, जैसा कि मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि 2000 के आसपास होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होती है, और वैकेंसी का लगभग 10 गुना लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर मान लीजिए 2000 वैकेंसी आई है तो 20,000 लोग प्री में सेलेक्ट होते हैं। यानी कि अगर आप इसका रेशियो देखें तो 1% ही लोग 20 लाख अप्लाई कर रहे हैं और 20,000 सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि 1% लोग इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं और 99% लोग इस फर्स्ट स्टेज में ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए भाई जो इस स्टेज में हमारी नैया पार हो जाए। अब इस स्टेज को पार करने के लिए 2 मूल मंत्र हैं। इस दोनों में से अगर आपके पास एक की भी कमी हुई तो आप इस स्टेज को पार नहीं कर पाएंगे और आप उस 99% में जाकर शामिल हो जाएंगे जो कि इस स्टेज से बाहर निकाल दिए जा रहे हैं। तो अब ऐसा क्या 2 मूल मंत्र है जो कि आपको 99% वालों में से उठाकर आपको 1% वालों में लेके जाएगा। वो 2 मूल मंत्र है स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आपके पास ये दोनों ही है तो आप इस स्टेज को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, और दोनों में से एक की भी कमी है तो आप इस स्टेज को पार नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका स्पीड बहुत अच्छा है और आप बहुत स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हो सकता है आप एग्जाम में 100 में से 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाएंगे उसमें से, तो आपको मार्क्स नहीं आएगा, आपका प्री क्लियर नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले, मान लीजिए आपके पास एक्यूरेसी है पर स्पीड नहीं है, तो आप स्पीड नहीं है तो 100 क्वेश्चन में जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में आप हो सकता है 50 क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व कर लें। चलिए मानिए 50 में से आपको 50 ही आ जाए तो भी आपका प्री क्लियर नहीं होने वाला है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो प्री जो है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछते हैं और रीजनिंग एंड क्वांट में 35 एंड 35, और तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है, 20 मिनट्स की टाइमिंग रहती है। इंग्लिश के लिए तो मतलब फिर भी अगर देखा जाए तो एक लेवल पे टाइम ठीक है, क्योंकि आपको उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, जो भी है पढ़ना है, बनाना है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के लिए मतलब 35 क्वेश्चन है और 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम पड़ जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी दोनों है तो उसके बेसिस पर आप तीनों को कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से प्री क्रैक कर सकते हैं। प्री क्लियर करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इस एग्ज़ाम के दूसरे स्टेज में, जिसे कि हम जनरली मेंस के नाम से जाते हैं। ये जो मेंस का एग्ज़ाम है इसमें आपके सामने 4 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल अवेयरनेस। और इसमें भी चारों सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें पर क्वेश्चन मिलने वाला जो टाइम है वो आपके सामने थोड़ा बढ़ गया है, पर ये ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल भी कई गुना बढ़ जाता है। मतलब जहाँ आपको प्री में स्पीड एंड एक्यूरेसी की ज़रूरत थी, वहीं आपको इस स्टेज में डीप कंसेप्चुअल नॉलेज एंड अगेन एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। एक्यूरेसी से आपका पीछा नहीं छूटने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। प्री में आपके सामने जो क्वेश्चंस रखे जाते हैं वो थोड़े ईजी लेवल के होते हैं और वहाँ आपका स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट होता है, पर मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो कम्प्लीटली कंसेप्ट बेसिस होते हैं और इस क्वेश्चन का मेन एम होता है आपके डीप नॉलेज का इम्तिहान लेना। मेंस में एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। यही वजह है कि एस्पिरेंट्स के
अटेम्प्ट्स मेंस में कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि साथ में ही कट ऑफ भी जो होता है वो मेंस में काफ़ी कम जाता है। और मेंस में ये 4 सेक्शन के अलावा ये 4 सेक्शन जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो एक सेक्शन और होता है जिसे डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है। कुछ लोगों को इस सेक्शन से थोड़ा डर लगता है। मैं अपनी डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले वीडियोज़ में। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है ये भी एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है आपको इस स्टेज को क्लियर करने में। मेंस क्लियर करके आप पहुँचते हैं GD एंड PI में, यानी कि ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू में। अभी तक आपके एकेडमिक्स की परीक्षा हो रही थी। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन, बिहेवियर एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, अगर आप 20 लाख लोगों में से प्री और मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो टेबल के अपोजिट साइड वाले लोगों को ये भली भांति पता है कि आपका जो नॉलेज लेवल है वो अच्छा है, मतलब आप इंटेलिजेंट हैं और आप मेहनती भी हैं। यहाँ पर वो ये नहीं देखते हैं कि आपके पास किस चीज़ का कितना ज्ञान है, यहाँ पर वो ये देखते हैं कि आप अपने आप को कैसे संभालते हैं किसी नेगेटिव सिचुएशन में। यहाँ पर देखा जाता है आपका लोगों से बात करने का तरीका, और साथ ही मतलब आप ये मान लीजिए कि हर समय ये ऑब्जर्व किया जाता है कि आप हर पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को कैसे रख रहे हैं, आपका बिहेवियर क्या है, आपका रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन किसी चीज़ को लेकर क्या है, ये सारी चीज़ों का आकलन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर आप जितनी कंफर्टेबली जवाब देंगे और जवाब ना जानने पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ सॉरी आई डोंट नो द आंसर के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये आपको उतना ही वहाँ पर कॉन्फिडेंट दिखलाएगा और आपका इंटरव्यू क्लियर करने का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे याद है मैंने अपने पर्सनल इंटरव्यू में शुरू के 3 क्वेश्चंस को मतलब डॉज किया था कि सॉरी मुझे इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि मैं आज SBI में काम कर रही हूँ। तो इससे बड़ा इसका प्रूफ कुछ नहीं होगा कि अगर आपको इंटरव्यू में जवाब नहीं आता है तो आप सॉरी कहकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे मैं आपसे बहुत कुछ शेयर तो करना चाहती हूँ, पर अगर मैं बोलती जाऊँगी तो मेरा ये वीडियो लंबा होता चला जाएगा और आप खामखा बोर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और मेरे साथ यूं ही आप जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं एक एक करके आपके सामने वीडियो लाती जाऊंगी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।